हेलो। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सभी बच्चों को। विनय, कौशल कौशल अपना कौशल दिखा रहे हैं कमेंट में। तो अभिषेक, कौशल, विनय, सभी बच्चों को गुड इवनिंग, नमस्ते। हाँ, डेट ऑफिशियली आ गई है भाई, बिल्कुल। आपका डी डे आ चुका है। डी डे आपका 24 जनवरी से शायद 2 फरवरी तक है ना। तो डी डे आपका आ चुका है, ऑफिशियल है। आपको कहीं यूट्यूब पे लोगों से जानकारी लेने की ज़रूरत नहीं है, एनटीए ने ऑफिशियली कर दिया है। ठीक है, इससे आपका समय बर्बाद नहीं होगा। पता लगा अभी 1 हफ्ते लोग यूट्यूब पे वीडियो देख के प्रोजेक्टेड डेट की वीडियो देख रहे हैं, यही सब लोग करते हैं। अबे रो काहे रहे हो मोहित? इसी दिन की तो तैयारी कर रहे थे हैं। पता लगा जो है लोग, दूल्हा जो है, जिस दिन दूल्हा बनने का जो है दिन आया उस दिन रोने लगा हैं। काहे रो रहे हो? बढ़िया, हौसला बुलंद करके जाओ। चलो, तो लास्ट क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे, और उस क्वेश्चन में फिर से मैं, ये है आपका क्वेश्चन। क्वेश्चन यही था कि S1 S2 था। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन आपके पास स्लाइड भेजी गई थी। अगर आप बहुत ज़्यादा इच्छुक होते तो आप काफ़ी ज़्यादा खुद भी समझ सकते थे, नवदीप। ठीक है, फिर भी मैं रिकैप कर दे रहा हूँ। तो लैम्डा की इधर से लाइट आ रही थी, और S1 और S2 से जो लाइट आ रही थी वो यहाँ पे इंटरफियर कर रही थी, किस फॉर्म में? फर्स्ट मैक्सिमा से। और यहाँ दिया हुआ था कि जो S4 से लाइट निकल रही है उसकी रिजल्टेंट इंटेंसिटी I0 थी। तो हमने दोनों का इंफॉर्मेशन यूज किया था। ठीक है, साथ में ये क्रूशियल बात है कि S1 S2 का जो सेंटर है वो ये है, वो S3 और S4 के सेंटर, यहां पे इसका जो सेंटर है S3 और S4 का, वो स्क्रीन के सेंटर के साथ कोइंसाइड कर रहा है, जबकि S1 और S2 का सेंटर O पर है। ठीक है, तो हमने इन दोनों इंफॉर्मेशन को अच्छे से यूज किया था। क्या यूज किया था? पहले हमने बोला कि अगर S3 पे फर्स्ट मैक्सिमा है ना, S3 पे अगर फर्स्ट मैक्सिमा है तो ये सभी को क्लियर है कि dy/d इक्वल टू एन लैम्डा होता है। दिस इज द पार्ट डिफरेंस। n1 है फर्स्ट मैक्सिमा के लिए, तो y हमें था d λ/d, हमने OS3 निकाल लिया था। अब ये जो OS3 हमारे पास मिला, तो हमें ये OS3 मिल चुका था, है ना। ये OS3 हमें मिल चुका था, हालांकि इसकी जरूरत नहीं थी, इसकी जरूरत नहीं थी, अननेसेसरी हम लोगों ने क्वेश्चन को बढ़ाया था, लेकिन स्लिट सेपरेशन पूछा जा सकता था, इसलिए मैंने करा दिया। ठीक है, OS3 आपको मिल गया, और यहीं से हमें इनके बीच का OS4 भी निकालना था। अगर मान लीजिए पूछा नहीं गया है, लेकिन अगर पूछा जाता तो आप ये भी निकाल सकते थे। इसको निकालने के लिए मैंने क्या यूज किया? इसका फेज डिफरेंस निकाला। एट 4 रिजल्टेंट इंटेंसिटी I0 है, तो I0 इक्वल टू 4I0 cos स्क्वायर फाई। तो यहां से हमें फाई मिल गया। वो कितना मिल गया? 2π/3। दिख ही रहा है सभी को। तो 2π/3 अगर मिल चुका है, तो ये फाई जो फेज डिफरेंस है वो 2π/λ इंटू डेल्टा एक्स है, तो यहां से हमें डेल्टा एक्स मिल गया। और डेल्टा एक्स को क्या लिख सकते हैं? dy/d, और dy/d में ये y जो है OS4 होगा, तो यहां से हमें OS4 मिल गया था। ठीक है, हालांकि इसकी जरूरत नहीं थी। अगर आपसे स्लिट सेपरेशन पूछता तो अब आप OS4 प्लस OS3 इन दोनों से आप स्लिट सेपरेशन बता सकते थे, जो आपने यहां से निकाल लिया। पूछा नहीं गया था, आपसे पूछा गया था
कि बताइए कि ये पूछा गया था रिजल्टेंट इंटेंसिटी एट ओ डैश, यहां पर ओ डैश पे आपको रिजल्टेंट इंटेंसिटी पूछी गई थी। तो ये सभी बच्चों को पता है कि यहां से जो रे निकलेगी इनका कोई भी फेज डिफरेंस नहीं आएगा। किसके वजह से? पाथ डिफरेंस के वजह से। क्यों? क्योंकि ओ डैश का ओ डैश जो है इसके सेंटर के अबाउट सिमेट्रिकल दिया गया था, इसके सेंटर के अबाउट सिमेट्रिकल दिया गया था। तो ओ ये दोनों चीज आपकी क्या है? इक्वल है ना, ये दोनों इक्वल है। S3O डैश इज इक्वल टू S4O डैश। तो ड्यू टू पाथ डिफरेंस, अब एक्चुअल क्वेश्चन जो पूछा है वो मैं कर रहा हूं, है ना। तो ड्यू टू पाथ डिफरेंस स्प्लिट सेपरेशन मैंने फैंटम बन के निकाल दिया था, लेकिन इसकी जरूरत नहीं थी। ड्यू टू पाथ डिफरेंस है ना, नो फेज डिफरेंस एट O डैश एज, क्यों? क्योंकि S3O डैश इज इक्वल टू S4O डैश। ये क्लियर है सभी को? ड्यू टू पाथ डिफरेंस हमारे पास कोई भी फेज डिफरेंस नहीं होगा, ठीक है। भाई मैं ऐसा नहीं कर सकता कि एडवांस स्किप करके और मेंस पढ़ाऊं, और मेंस, क्योंकि मैंने बताया आपको मेरा ये विश्वास ही नहीं है कि पढ़ाते वक्त जो है मेंस और एडवांस कुछ अलग होता है। मैं फिजिक्स पढ़ा रहा हूं, फिजिक्स में कॉन्सेप्ट बिल्डिंग एक्सरसाइज करनी है हमें, ठीक है। जहां तक कर सकते हैं वहां तक करेंगे। आपको अगर ये है तो आपको मैंने कई बार सलाह दिया है कि आप पढ़िए यहाँ पे सब कुछ। आपको लगता है कि मुझे जेई मेंस टारगेट करना है तो यू जस्ट प्रैक्टिस ओनली जेई मेंस लेवल क्वेश्चंस, दैट इज योर PYQs, ठीक है। हाँ, मुझे आप लोगों से बात भी करनी है कि आप लोगों के टेस्ट परफॉर्मेंस से मैं काफी ज्यादा मतलब उदासीन फील कर रहा हूं, उस पर हम बाद में बात करेंगे, पहले ये कर लें। तो यहां पे अपने पास ये आ जाएगा। अब सभी बच्चों को क्लियर है कि यहां पे पार्ट डिफरेंस तो आ नहीं रहा है, लेकिन जो लाइट है यहां क्रूशियल बात क्या है, देखो यहां पे जो लाइट है ये 4I0 की थी, ये भी हम लोगों ने निकाल दिया था, ये भी हम लोगों ने निकाल लिया था भाई, देखिए, है ना। इसका हमने OS3 पता था, IR रिजल्टेंट ये भी हमने 4I0 निकाल दिया था, सब निकाला हुआ था। बस हमने स्लिट सेपरेशन में खूब मेहनत कर दिया जिसकी जरूरत नहीं थी। तो 4I0 और ये I0। तो आप ये बताओ कि इसका जो पार्ट डिफरेंस है, यहां से जो लाइट आ रही है इसके पास कितने का पार्ट डिफरेंस था, फेज लेके आ रहा था, और ये कितने का, ये अपने पास लेके आ रहा था फेज डिफरेंस 2π/3 का, और ये 2π का। दिख रहा है सभी को? ये जो अपने पास फेज डिफरेंस था ये 2π का था, और इसका फेज डिफरेंस कितने का था? 2π/3 का, ठीक है। तो ये 2π/3 का ये किसके लिए हो जाएगा? ये 2 वाले के लिए, लाइट रे 2 के लिए था, ये लाइट रे 1 के लिए था, ठीक है। तो 1 से जो लाइट रे आ रही है वो 2π का फेज डिफरेंस पहले से लेके आ रही है, और ये कितने का लेके आ रही है? 2π/3। तो पहले से जो स्लिट S3 और S4 पे लाइट पहुंच रही है उनके पास पहले से एक फेज है, इनिशियल फेज कांस्टेंट है। क्या क्या? एक अपने पास है 2π और दूसरा अपने पास है 2π/3। और जब ये फिर जाके O डैश पे जाके इंटरफियर कर रही हैं तो उनके पार्ट डिफरेंस से तो कोई एक्स्ट्रा फेज डिफरेंस नहीं आ रहा है। इसका मतलब जो इनिशियल फेज था उन्हीं से हम फेज डिफरेंस निकाल लेंगे। तो शायद सभी बच्चे ये क्लियर है कि मैं यहां पे लिख रहा हूं फेज डिफरेंस एट O डैश क्या हो जाएगा? 2π, जो इनिशियल फेज कांस्टेंट इसका था, और माइनस इसका कितना था? 2π/3। तो ये अपने पास आ जाएगा 4π/3। तो इनके पास फेज डिफरेंस होगा 4π/3 का।
तो 4π/3 का फेज डिफरेंस है, तो आई रिजल्टेंट एट ओ डैश। अब ये बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। इसमें फॉर्मूला लगेगा I1 प्लस I2 प्लस ट्वाइस अंडर रूट I1 I2 और कॉस पाई। तो अब आप बताइए I1 एक तरीके से क्या है, 4I0 है ना, जो लाइट रे S3 पे पहुंच रही है, जो लाइट रे S3 पे पहुंच रही है उसकी इंटेंसिटी 4I0 है, जो S4 पे पहुंच रही है वो I0 है, और इन दोनों के बीच में जो इनिशियल फेज कांस्टेंट था उससे हम लोगों ने क्या निकाल लिया, फेज डिफरेंस। उससे हमने क्या निकाल लिया, फेज डिफरेंस। तो उससे हम लोगों ने फेज डिफरेंस निकाल लिया। तो हमारे पास आ जाएगा 4I0 प्लस I2 अपने पास हो जाएगा I0, ठीक है, प्लस 2, और ये हो जाएगा 4I0 इंटू I0, और ये cos फाई अपने पास क्या हो जाएगा, cos फाई हो जाएगा अपने पास 4π/3, cos 4π/3 ये है भाई। तो यहां से अब आप सॉल्व कर लीजिए। तो 4I0 प्लस I0 ये 5I0, और यहां से 4I0 स्क्वायर बाहर आएगा, है ना, 4I0 स्क्वायर है ये बाहर आएगा, तो 2I0 बाहर आएगा, तो 2 और 2 यहां पे 4I0, और cos 4π/3 को आप लिख सकते हैं क्या, cos 2π माइनस π/3, या cos पाई प्लस π/3, cos पाई प्लस π/3, ठीक है। तो अपने पास आ जाएगा 5I0 प्लस 4I0 और cos पाई प्लस थीटा, cos पाई प्लस थीटा क्या हो जाएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट है, तो माइनस cos थीटा। तो यहां पे अपने पास माइनस 4I0 cos π/3, तो अपने पास आ जाएगा 5I0 माइनस हाफ आएगा तो 2I0। तो आपके पास फाइनल जो आंसर है वो 3I0। इसमें स्लिट सेपरेशन की कोई जरूरत ही नहीं थी, इसमें स्लिट सेपरेशन की कोई जरूरत नहीं थी, ठीक है, आप कर सकते थे। क्लियर है बच्चों? तो 7I नहीं होगा 3I होगा, बिल्कुल ठीक है। तो 3I0, तो 3I0 इज योर रिजल्टेंट। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन था ये, बढ़िया उस मायने में हो गया जब हमने स्प्लिट सेपरेशन भी निकाला, तो ठीक है, उसमें हमें मेहनत ज्यादा करनी पड़ी थी, जो पूछा नहीं गया था क्वेश्चन, मैंने वो फ्रेम नहीं किया था, फिर भी करते करते एक नया क्वेश्चन मिल गया। चलिए, तो अनसिमेट्रिकल के भी क्वेश्चंस कैसे करना है वो आपने देखा। आपका मेन अप्रोच क्या सीखा आपने, कि दो स्लिट से जो लाइट आ रही है, ठीक है, तो वहां से जो लाइट आएगी इंटेंसिटी देख लीजिएगा उन दोनों की कैसी है, फिर आगे फर्दर जो है जो स्क्रीन पे जाके वो इंटरफियर करेंगी तो उनके बीच का पार्ट डिफरेंस या फेज डिफरेंस निकाल लेंगे, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन और ले लेते हैं इसी पे, जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाए बिल्कुल बेहतरीन। मान लीजिए आपके पास ये S1 है और ये अपने पास S2 है, ठीक है, और यहां पर एक स्लिट है जो इनके बीच में है, और ये स्क्रीन के साथ सिमेट्रिकल है, ये सेंटर लाइन है, दोनों मैच कर रही है स्क्रीन के साथ। और यहां पे हमारा जो स्लिट है S3, एक स्लिट है हमारे पास S3, वो जस्ट इनके मिड ऐसे रखा हुआ है, चलिए स्लिट नहीं बनाते, यहीं से देख लेते हैं। और एक हमारे पास है S4, वो कहीं भी हो सकता है, वेरिएबल है वो, है ना, वेरिएबल है। तो स्लिट्स आपको मार्क करके दे रहा हूं मैं, ये S1 है, ये S2 है, ये S3 है और ये S4 है,
ठीक है। S4 कुछ भी हो सकता है वेरिएबल, मान लीजिए वेरिएबल कुछ भी है, Z है, कोई Z वेरिएबल है, ठीक है। और S3 जो है ये सेंटर है, ये O डैश, ये O, दोनों सेंटर है, ठीक है, सिमेट्रिकल है। तो मैं लिख दे रहा हूं O डैश इज सिमेट्रिकल टू, ये सेंटर ऑफ स्लिट है, O डैश है अपना सेंटर ऑफ स्क्रीन। तो दोनों जो है कोइंसाइड कर रहे हैं। S3 के बारे में है जस्ट ऑन द सेंट्रल लाइन, ठीक है। S4 कैन वेरी, S4 जो है वेरी कराया जा सकता है, ठीक है। तो आपको बताना है फाइंड इंटेंसिटी एट O डैश, फाइंड इंटेंसिटी ऑफ लाइट एट O डैश इफ Z इज इक्वल टू d लैम्डा बाई d, ठीक है। Z इज इक्वल टू d लैम्डा बाई 2d ले लेते हैं, या रेशियो ऑफ मैक्सिमा मिनिमा, ये ज्यादा अच्छा रहेगा। रेशियो ऑफ मैक्सिमा मिनिमा, ठीक है, ये आप रेशियो ऑफ मैक्सिमा मिनिमा, ये ज्यादा सही रहेगा। रेशियो ले लेते हैं तो ये ज्यादा सही क्वेश्चन बनेगा। फाइंड रेशियो ऑफ I max upon I min at O if Z d lambda by 2d, d lambda by 2d और lambda d by d, दूसरा है lambda d by d। तो दो केस के लिए हमें करना है। लाइट अगर किसी एंगल पे आ रही है सोनू भाई, आपकी फरमाइश पूरी करेंगे, बस इसको कंप्लीट करें, इस टाइप के वेरिएशन को आते हैं उस पे। तो यहां पर अगर अपने पास ये है, ठीक है, तो अब यहां पे ओ डैश पे हमें ये निकालना है। तो देखिए ये क्वेश्चन मतलब आसान है, आपने थोड़ा सा आप लोग दिमाग लगाइए। इधर से लाइट आई नॉट इसकी इंटेंसिटी है, ये भी देना पड़ेगा। आई नॉट intensity of light at S1 and S2। तो जो लाइट यहां से आ रही है है ना, कहीं मान लो इन्फिनिटी से, तो इनके बीच की जो इंटेंसिटी है ये आपको दिया हुआ है आई नॉट। तो थोड़ा जल्दी बताइए S4 और S3 पे और ये D और D है, ये दोनों इक्वल डिस्टेंस है D, ये भी D है और ये अपना स्मॉल d है। तो थोड़ा जल्दी इसका आंसर आप लोगों से चाहता हूं। सेंट्रल मैक्सिमा एट S3 O डैश पे आएगा। अच्छा, तो ये दो
इस स्क्रीन पे यही अपना स्क्रीन है ना, तो स्क्रीन पे पोजीशन आपसे ओ डैश पे ही आएगा, कोई जरूरी नहीं है। इसको ओ डैश हटा देता हूं मैं, ओ डैश पे जरूरी नहीं है। फाइंड रेशियो ऑफ मैक्सिमम, मैक्सिमम और मिनिमम थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, एट ओ नहीं, एट द स्क्रीन, ये ज्यादा सही होगा ना। एट द स्क्रीन करिए, कोई जरूरी नहीं है ना कि ओ डैश पे ही हो इस पर्टिकुलर वैल्यू के लिए, एट द स्क्रीन, तो ये ज्यादा सही है, क्वेश्चन ऑथेंटिक है। ठीक है, तो एट द स्क्रीन हमें बताना है। ये तो मैंने बस मार्क किया है कि ओ डैश जो है सेंटर है इसका। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये कहां पर होगा ये हमारा कंसर्न भी नहीं है। इस क्वेश्चन को देख के सभी लोग समझ पा रहे हैं कि ये कहां पर होगा, इट इज नॉट आस्किंग। वो आपसे पूछ भी नहीं रहा है, वो आपसे पूछ रहा है कि स्क्रीन पे जो भी लाइट रे इंटरफियर करेंगी, जो S3 से निकलेगी और S4 से, है ना, वही तो जाके इंटरफियर करेंगी। तो सेंट्रल मतलब मैक्सिमा की कंडीशन सभी बच्चों को पता है, फाई इक्वल टू क्या है 2n पाई। तो वहां से आप देख सकते हो z के इस पर्टिकुलर वैल्यू के लिए भी आप निकाल सकते हो। तो सबसे पहले तो आप ये देखिए कि ये S1 S2 है, तो यहां पे लाइट रे जो आ रही होगी और यहां पे जो लाइट रे आ रही होगी, जो आगे के लिए S4 और S3 सेकेंडरी सोर्स की तरह काम करेंगे, तो ये आई नोड है। यहां कौन सी इंटेंसिटी आएगी, यहां कौन सी इंटेंसिटी, ये आपको निकालना पड़ेगा। तो ये तो आप निकाल सकते हो बहुत आसानी से। क्या हो जाएगा, S3 पे सभी बच्चों को पता है कि कोई पार्ट डिफरेंस नहीं है, तो S3 पे कोई पार्ट डिफरेंस नहीं है, और इन लाइट के बीच में कोई इनिशियल फेज डिफरेंस पहले से भी नहीं है। इस दोनों लाइट के बीच में इनिशियल फेज डिफरेंस कोई नहीं है पहले से। तो S3 तो सेंटर पे है, तो यहां पे इंटेंसिटी फाई अपना 0 होगा, है ना, यहां पे फाई 0 होगा। तो एट S3 देखिए, एट S3 जनरल इंटेंसिटी रिजल्टेंट आप क्या बोलते हो, 4I0 cos स्क्वायर डेल्टा बाई 2, यही तो बोलते हो। तो एट S3 डेल्टा 0 है, तो IR जो रिजल्टेंट होगा S3 पे वो 4I0 होगा, ये तो देख पा रहे हो सब लोग। तो S3 पे यहां पे जो इंटेंसिटी होगी लाइट की वो 4I0 होगी। यहां आ जाओ, यहां के लिए आप क्या लिख सकते हो, पार्ट डिफरेंस d साइन थीटा या d टैन थीटा, है ना। तो एट S4 डेल्टा x आप क्या लिखते हो, d साइन थीटा या अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू d टैन थीटा। अब तो याद हो गया होगा, इक्वल टू d टैन थीटा में ट्रायंगल लेते थे, तो dz बाई डी यहां पे ये आएगा। ठीक है, तो dz बाई डी, अब dz बाई डी तो पार्ट डिफरेंस z देखो आपको दिया हुआ है ना, d बाई डी z आपको दिया है पहले केस में, a पार्ट के लिए कर रहे हैं हम लोग, तो a पार्ट के लिए आपको दिया हुआ है कितना, d लैम्डा बाई 2t। तो दिस इज कमिंग आउट टू बी लैम्डा बाई 2। तो व्हाट इज द पार्ट डिफरेंस, फेज डिफरेंस, डेल्टा फाई जो S4 पे लाइट रही है दोनों पहुंच रही है, तो डेल्टा फाई 12 एट S4 क्या हो जाएगा, 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स, दैट इज लैम्डा बाई 2। तो ये अपने पास आ रहा है पाई, तो ये अपने पास आ रहा है पाई। तो इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी, अगर ये पाई है, यहां पाई करोगे तो IR, तो सभी लोग बता सकते हैं कि यहां पे IR जो है 0 होगा, यहां पे IR 0 होगा। क्लियर है, आप पाई बाई 2 रखोगे तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी आपको 0 मिलेगी। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, कि यहां पे रिजल्टेंट इंटेंसिटी 0 है और यहां पे 4I0 है। तो अब यही दोनों इंटेंसिटी, आप ये मत सोचो कि यहां पर लोकेशन क्या है, उससे मतलब नहीं। अब ये दोनों लाइट रे जिसकी इंटेंसिटी IR 0 है और ये I0, तो इसको एक तरीके से I2 बोल सकते हो और इसको I1 बोल सकते हो। तो नाउ दिस I1 और I2 गोइंग टू इंटरफियर, यही तो I1 और I2 इंटरफियर कर रही हैं। तो अब आप मैक्सिमा मिनिमा के लिए सीधे फॉर्मूला लगा लो। ठीक है, dz बाई 2d होगा। अरे क्यों 2d होगा यार, क्यों 2d होगा मेरे भाई, यहां क्यों 2d होगा। आप मल्टीपल स्लिट्स वाली चीज जो मिला रहे हो यहां पे,
ये चीज थोड़ी गड़बड़ है, पढ़ के नहीं आते हो यार। ये S4 पे गया, कितनी बार बताऊं, ये S4 पे गया, तो पार्ट डिफरेंस के लिए आपने यहां परपेंडिकुलर ड्रॉप किया और ये इनका मिड पॉइंट लिया। इतना करने के बाद भी यार आप वही बकवास किए जा रहे हो, फिर से बड़ा खराब लगता है कि कुछ नहीं पढ़ते हो। ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, तो यही डेल्टा एक्स है। कितनी बार बताया जाए भाई, डी साइन थीटा या इक्वल टू, रटते हो ना, दिक्कत ये डी टैन थीटा। तो टैन थीटा में ये ट्रायंगल है, तो यहां पे ट्रायंगल d/2 कहां आ रहा है? क्या ये S4 इसके फ्रंट पे है? ये S4 इसके फ्रंट पे है क्या? ये Z है ना, टैन थीटा दैट इज इक्वल टू dz/d। अब बताओ, आप बता रहे हो कि सर Z/2 क्या क्या बता रहे हो, समझ गए? रटते हो यार आप लोग बहुत बच्चे। मैं सभी की बात नहीं कर रहा हूं, जो इस तरीके के टैलेंटेड, शुभम भाई पूछ रहे हैं, तो शुभम भाई आप देखो जरा यहां पे क्यों रट रहे हो? आपको ये सब बताया गया है। आपको यहां पर ये d/2 तब आएगा ना, ये 2 कब आता? जब ये S4 S1 के सामने होता, तो ये d पूरा था, तो ये d/2, तो रटते क्यों हो यार? इतने क्वेश्चंस कराने के बाद आप रट रहे हो, वो सही नहीं है। आप लॉजिक से जाओ ना, आप मुझसे पढ़ रहे हो, मैं कहां रटा रहा हूं आपको कोई चीज। तो यहां से अपने पास ये पाइए, ये आपके पास 0। अब मैं कह रहा हूं कि मैक्सिमा और मिनिमा आप इजिली निकाल सकते हो। क्या हो जाएगा? तो फर्स्ट के लिए IR क्या लिखोगे? कब? फर्स्ट पार्ट के लिए IR क्या होगा? I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 एंड cos phi। ठीक है, तो इनमें फेज डिफरेंस कितना है? I2 तो 0 ही है, तो ऐसे ही देख पा रहे हो कि ये टर्म पूरा, ये I2 0 है, ये पूरा 0 चला जाएगा, ये भी 0 है। ठीक है, तो फॉर मैक्सिमम, इनफैक्ट ये भी लगाने की जरूरत नहीं, आपको डायरेक्ट आपको मैक्सिमा मिनिमा सिखाया है कि नहीं? यूज करो ना उसको, फॉर्मूला। ये क्या बताया है? √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर, खत्म हो गया। I2 0 है, I1 अपना I0 है। ठीक है, तो ये अपने पास हो जाएगा I0 नहीं 4I0। ठीक है, तो ये I1 जो था वो 4I0 था, I1 यहां पे 4I0 था, तो 4I0 का स्क्वायर करोगे तो अपने पास IR जो मैक्स आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 4I0। खत्म हो गया। ठीक है, IR मैक्स आ जाएगा। अब IR मिन की बात कर रहे हो, तो IR मिन क्या सिखाया था? √I1 माइनस √I2 का स्क्वायर। तो यहां पे फिर I2 0 और I1 जो है कितना? 4I0। तो फिर से आपके पास 4I0 ही आएगा। तो IR मैक्स और मिन का रेशियो 1:1 आएगा, 1:1। समझ गए भाई? देख लो भाई, पीछे देखना चाह रहे हो तो। अब इसी तरीके से क्या सभी बच्चे बी पार्ट के लिए कर लेंगे? क्या सभी बच्चे बी पार्ट के लिए कर लेंगे भाई? क्या सभी बच्चे बी पार्ट के लिए कर लेंगे? d(λ/d) के लिए, d(λ/d) के लिए। अच्छा, नॉट डिफाइन आ रहा है क्या? अरे तो भाई ऐसा कर लो, 4D कर लो यार, क्वेश्चन बनाने में 4D कर लो, नॉट डिफाइन आ रहा है, समझ सकते हैं। तो d(λ/4D) कर लो। ठीक है, वो एक बच्चा बता रहा है नॉट डिफाइन आ रहा है, तो फिर आप 4D कर लो। तो अब यहां से जो, ये तो आपको पता चल चुका है ना। अब ये पार्ट डिफरेंस d(λ), z की वैल्यू अब आपकी चेंज हो गई। तो z की वैल्यू जब मान लो चेंज हो जाएगी तो आप क्या करोगे? z की वैल्यू अब जब चेंज हो जाएगी तो क्या होगा? फिर से कर सकते हो यही चीज, करके आंसर दो आप लोग। z की वैल्यू बस चेंज हो जाएगी, बाकी सब तो वही रहेगा, है ना। तो आपको इंटेंसिटी निकालनी पड़ेगी। I0 S3 का तो कोई चेंज नहीं होगा भाई,
S3 में Z का कोई रोल ही नहीं है, ठीक है, तो S3 में तो कोई चेंज नहीं होगा, S3 यही रहेगा। ये चेंज होने जा रहा है अब अपना, है ना। S4 पे जो लाइट रे है उसकी इंटेंसिटी Z पे डिपेंड करेगी, ठीक है, उसकी इंटेंसिटी अपनी Z पे डिपेंड करेगी। तो हम अब ये B पार्ट कर लेते हैं। तो बी पार्ट अब कर लेते हैं। तो बी पार्ट में S3 तो वही रहेगा, S3 का कोई चेंज नहीं है, ये पार्ट वही रहेगा, है ना। एट S4 चेंज होगा, तो एट S4 ज्यादा कुछ चेंज नहीं होगा। आप करके बताओ, मैं यहां तब तक एडजस्ट कर रहा हूं, आप लोग करके आंसर बताओ। तो एट 4 ये तो वही रहेगा, है ना। अब Z की वैल्यू क्या है एट S4, क्या हो जाएगा, dz बाई डी इज इक्वल टू, यही तो डेल्टा एक्स है, dz बाई डी, बोलो भाई। तो dz बाई डी क्या हो जाएगा, डेल्टा एक्स, d बाई डी, और z क्या बोला था, d लैम्डा बाई 4d, क्या लिया था, हाँ d लैम्डा बाई 4d। तो d लैम्डा बाई 4d, तो यहां से तुम्हें मिलेगा लैम्डा बाई 4, ठीक है। अब यहां से पार्ट डिफरेंस डेल्टा फाई क्या मिल जाएगा, 1 2 का एट S4 हो जाएगा 2 पाई बाय लैम्डा इंटू लैम्डा बाई 4, बोलो। तो यहां से अपने पास हो जाएगा कितना, पाई बाई, होमवर्क जो बच्चा बोलता है ना कि सर होमवर्क दे दो, मतलब वो करेगा ही नहीं, मुझे पता है, अरे तुरंत मेरे साथ करो ना, पाई बाई 2, रनिंग क्लास में आपको प्रैक्टिस हो, इससे अच्छा कुछ नहीं है। पाई बाई 2 देखो, ठीक है, तो ये अपने पास पाई बाई 2 आ गया। तो अब फेज डिफरेंस इसका भी पता चल गया। अब यहां का रिजल्टेंट इंटेंसिटी निकाल सकते हो ना, रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या हो जाएगा, आई आर एट S4 कितना होगा इस केस में, दैट इज इक्वल टू 4I0 कॉस स्क्वायर डेल्टा बाई 2, यही लिखते हो, डेल्टा की वैल्यू आपके पास यही है, यही एक तरीके से डेल्टा है ना। तो क्या हो जाएगा 4I0, और ये पाई बाई 4 हो जाएगा, कॉस स्क्वायर पाई बाई 4, तो ये 1/√2 आएगा, मतलब 2I0, है ना। कॉस पाई बाई 4 अपना 1/√2 का स्क्वायर, तो 2, तो ये आएगा 2I0, ये आ जाएगा 2I0, है ना बच्चों। किसी का आंसर सही नहीं आ रहा है, किसी का आंसर सही नहीं आ रहा है। तो यहां पे अपने पास 2I0 आ जाएगा। अब आप यहां की इंटेंसिटी जो है, अब आपको पता चल चुकी है कि S3 पे जो पहुंच रहा है वो 4I0 है, यहां जो पहुंच रहा है वो 2I0 है। तो यहां पे स्क्रीन पे मैक्सिमम और मिनिमम तो निकाल ही सकते हो। अब आई मैक्स एट द स्क्रीन, आई मैक्स जो होगा वो क्या हो जाएगा, √4I0 प्लस √2I0 अपॉन में का स्क्वायर होता है ना, अपॉन में मिन भी मैं डायरेक्ट यहां कर दे रहा हूं,
वो हो जाएगा √4 I0 √4 I0 माइनस √2 I0। बोलो बच्चों, तो बस यहां से लिख लीजिएगा। ठीक है, तो यहां से क्या आ जाएगा अपने पास 2, तो 2 I0 √I0 तो कैंसिल ही कर दो, तो √I0 कैंसिल कर दो, कैंसिल हो जाएगा √I0। यहां से बचेगा 2 प्लस √2, यहां बचेगा अपने पास 2 माइनस √2। ये आंसर आएगा। ठीक है, आप इसमें से √2 कॉमन ले सकते हो, तो √2 कॉमन ले सकते हो, तो आपके पास आएगा √2 + 1 अपॉन में √2 - 1, तो दैट विल बी योर आंसर। तो सेकेंड केस का आंसर ये हो जाएगा √2 + 1 अपॉन √2 - 1। 3 + √2 + 3 - √2, क्या क्या कर रहे हो तुम लोग? बहक गए हो आज बच्चे बहक गए हैं। यही आंसर है, मैच करो। √3 कहां निकाल रहे हो आलोक? 3 + √2 अपॉन 3 - √2 कहां होगा? हाँ, स्क्वायर भी है, वो कैसे भूल सकते हैं, स्क्वायर भी है। मौत का फरमान जो आया है वो भाई साहब, मोहित भाई का जो है मतलब कमेंट सुन के जो है इस टाइप का लगता है जो 90s की धर्मेंद्र की मूवी आती थी, धर्मेंद्र की या मिथुन की जो मूवी आती थी, उनके टाइटल ही ऐसे होते थे, आग का गोला। उसी तरह भाई लिख रहा है मौत का फरमान। ठीक है, ये शक्तिमान, ये बचपन में शक्तिमान बहुत देखा होगा, क्यों भाई मोहित? बचपन में शक्तिमान बहुत देखते थे क्या? सम्राट किल्विस के ये सब डायलॉग हैं बचपन में, लगता है शक्तिमान खूब देखते थे। चलो आगे बढ़े। तो इस तरीके के क्वेश्चन अब आपसे नहीं छूटेंगे, मेरा ये उम्मीद है, आपसे उम्मीद कर सकता हूं कि इस तरीके के क्वेश्चन अब आप नहीं छोड़ने वाले हो। नेक्स्ट बात करते हैं। ठीक है, एक भाई, हाँ, इनकी फरमाइश लेते हैं सोनू भाई की, कि सोनू भाई ने कई बार पूछा, तो उस पर बात करते हैं कि अगर मान लीजिए स्टैंडर्ड YDSC में चलिए उससे पहले मेरे दिमाग में एक और वेरिएशन आया, वो भी कर लें पहले। स्टैंडर्ड YDSC में कहानी क्या हुई कि अब सोर्स इंफिनिटी पे नहीं है, मान लो सोर्स इंफिनिटी पे नहीं है, और सोर्स को हमने क्या किया है, सोर्स को हमने थोड़ा उठा दिया है फाइनाइट डिस्टेंस पे। देखिए इंफिनिटी पे होना, ठीक है, इंफिनिटी पे होना इज सेम एज कि सोर्स एट सिमेट्रिकल होना, मानते हो कि नहीं? जैसे मान लो सोर्स यहां पर हो और ये इंफिनिटी से आ रहा है, तो यहां पे जब ये इंफिनिटी से आ रहा था तो कोई भी पहले से कोई पार्ट डिफरेंस नहीं था, तो कोई भी पहले से फेज डिफरेंस नहीं था। ओह, सब अपने अपने टैलेंट दिखा रहे हैं, मौत का तांडव होगा अब। ऋषि भाई जो है, डराओ मत यार, मुझे रात है, अकेले पढ़ा रहा हूं, मुझे डर लग रहा है। मौत का तांडव और क्या क्या बता रहे हो, मुझे डर लग रहा है, अकेले क्लास छोड़ के चला जाऊंगा नीचे मैं घर। तो यहां पे ये S है और यहां से ये S1 और ये S2 और ये ऐसे आएगा। आप बताओ जरा, इन दोनों में कोई अंतर है ना? सोर्स अगर फाइनाइट डिस्टेंस पे भी हो और इसके इस स्लिट के रिस्पेक्ट में सिमेट्रिकल रखा हो, ठीक है, इस स्लिट के रिस्पेक्ट में सिमेट्रिकल रखा हो, ध्यान से सुनो तुम लोग, ठीक है, इस नई नई हेडिंग के चक्कर में पता लगा, ये भूल जाओगे। S1 SS1 और SS2 ये तो तुम्हारा सिमेट्रिकल है, ठीक है, और ये यहां से इंफिनिटी से आ रहा है, तो दोनों में कोई अंतर नहीं है, ठीक है, दोनों में कोई अंतर नहीं है बच्चों, ये तो समझ गए। लेकिन यहां पे खुराफात ये हो सकता है कि अगर आपसे बोल दिया जाए कि इसको हम सोर्स को, जो सोर्स अपना यहां पर है, ठीक है, इस सोर्स को हम उठा दिए, ये जो सोर्स है ये सब लोग समझ पाए कि नहीं? सोर्स अगर फाइनाइट डिस्टेंस पे भी होगा
सोर्स अगर फाइनाइट डिस्टेंस पे भी होगा तो देर इज नो चेंज एट ऑल, है ना, कोई भी चेंज नहीं होगा। रीजन तुम लोग समझ रहे हो रीजन क्या है। यहां से जो लाइट रे जाएगी या यहां से जाएगी, तो सभी बच्चों को पता है कि ये इसके रिस्पेक्ट में सिमेट्रिकल है, तो एस एस वन इक्वल टू एस एस टू है ना, एस एस वन इक्वल टू एस एस टू है। तो पहले से कोई भी वेरिएशन यहाँ पे पार्ट डिफरेंस नहीं है। बाद में जो पार्ट डिफरेंस होगा वो इसी के बराबर होगा, डेल्टा एक्स जो आपको पता है डी साइन थीटा या फिर डी टैन थीटा या इक्वल टू डी वाई बाई डी। ठीक है, तो ये सभी बच्चों को क्लियर हो गया कि जब हमारा सोर्स जो है सिमेट्रिकल होगा स्लिट के रिस्पेक्ट में तो नो चेंज। ठीक, लेकिन अब इस क्वेश्चन को बनाया जा सकता है बढ़िया, इसको थोड़ा सा उठा देते हैं। सोर्स आपका मान लो यहां पे उठ गया, इसको आपने सोर्स को यहां लेके गया, ठीक है, और ये सोर्स अब यहां पर है, इट इज नॉट सिमेट्रिकल, तो सोर्स अपना यहां पर है और ये आप बोल रहे हो वाई डिस्टेंस, y1 डिस्टेंस। ध्यान से देखिए, ठीक है, व्हेन सोर्स इज नॉट सिमेट्रिकल, तो एक केस ले रहे हैं, सोर्स एट फाइनाइट डिस्टेंस, सोर्स एट फाइनाइट डिस्टेंस, ठीक है, एंड नॉट सिमेट्रिकल with respect to S1 and S2। S1 और S2 के रिस्पेक्ट में सिमेट्रिकल नहीं है। क्लियर है बच्चों? लेकिन एक बात और जानिए, ये Y1 है और ये जो डिस्टेंस है यहां से इसके सेंटर ऑफ स्लिट से ये D1 है और ये अपना D है, ये तो स्टैंडर्ड वही है D, ठीक है, और यहां पे इसका सेंटर है, ये भी सेंटर, दोनों सेम है, सिमेट्रिकल है। इसका स्लिट का सेंटर और स्क्रीन का सेंटर कोइंसाइड कर रहे हैं। तो इस केस में हम पार्ट डिफरेंस कैसे लिखेंगे, ध्यान से सुनो। पार्ट डिफरेंस कैसे लिखोगे, यहां पे आप पार्ट डिफरेंस लिखोगे ऐसे ही, सब एयर ही है, तो मान लेते हैं कि यहां से लाइट रे कैसे आई और एक लाइट रे अपनी यहां से ऐसे आई, और कहीं मान लेते हैं कि वो कहीं पे इंटरफियर कर रहे हैं। तो यहां पे मान लो कहीं ये इंटरफियर कर रहे हैं, तो यहां पे इंटरफियर कर रहे हैं, तो हमें जनरल पार्ट डिफरेंस अगर आ गया लिखना तो हम लिख सकते हैं। तो यहां पे अभी दो पार्ट डिफरेंस होंगे, ठीक है, कैसे? इसमें एक कंडीशन और भी है कि जो अपना D1 है ना, जो अपना D1 है और D बोथ, है ना, मच ग्रेटर देन स्मॉल d, मच ग्रेटर देन स्मॉल d, ये दोनों चीज है। ये जो D है ना अपना स्लिट सेपरेशन, इससे D1 या D ये दिया होगा आपको, ये दोनों जो है बहुत बड़े हैं, ये D1 या ये D है ना, दोनों बहुत ज्यादा बड़े हैं। तो इसका आप बेनिफिट उठाएंगे और इसका बेनिफिट ये उठाएंगे, ध्यान से देखिए, आगे आप पढ़ेंगे लाइट रे पाथ ऑफ रिवर्सिबिलिटी को फॉलो करती है। तो आप थोड़ा ऐसे सोचो, यहां का पार्ट लिखना आपके लिए चैलेंजिंग नहीं है, स्क्रीन के इधर पार्ट डिफरेंस लिखना आपके लिए चैलेंजिंग नहीं है, क्योंकि ये तो होगा अपने पास कितना dy बाई डी। लेकिन यहां का पार्ट डिफरेंस, अगर आप पार्ट डिफरेंस की बात कर रहे हो तो पार्ट डिफरेंस तो लिख ही सकते हो। डेल्टा एक्स अगर आप लिखना चाहोगे तो क्या लिखोगे, एस एस टू प्लस एस टू पी, सब एयर में ही है। ये हुआ रे 2 के लिए ये एस एस टू प्लस एस टू पी। दूसरा रे 1 के लिए क्या लिखोगे, माइनस एस एस वन और फिर एस वन पी, एस एस वन प्लस एस वन पी ये लिखोगे। तो यहां से मुझे बताओ कि जो डेल्टा एक्स है वो क्या आएगा, एस एस टू
माइनस S1 इसको एक साथ लिखो, प्लस S2P माइनस S1P को एक साथ लिखो। और ये तो आपका जाना पहचाना है ना, ये तो आपके पास जाना पहचाना है, ठीक है। तो अगर ये जाना पहचाना है तो इसको तो आप लिख सकते हो ना dy बाई डी। मान लो ये कहीं y डिस्टेंस पे इंटरफेरेंस माना है हम लोगों ने, तो ये अपना y है, ये अपना d था, तो dy बाई डी आप इसको लिखते हो, कई बार बता चुका हूं। यहां आपके लिए थोड़ा नया है, बट मेरा आपसे ये सुझाव है, मेरा आपसे ये सुझाव है कि आप इसको भूल जाओ। अब यहां के पार्ट डिफरेंस लिखने के लिए ये सोचो कि लाइट रे यहां से जाके कहीं इधर इंटरफियर कर रही है, यहां स्क्रीन है, यहां स्क्रीन है, ध्यान से देखो बच्चों। आप थोड़ा सा ये सोचो, इसे आप भूल जाओ। इन दोनों को SS1 और SS2 लिखने के लिए आप ये सोचो कि ये दो कोहेरेंट सोर्स है, यहां से लाइट रे इधर जा रही है। लाइट रे पाथ ऑफ रिवर्सिबिलिटी को भी फॉलो करती है, रे ऑप्टिक्स में हम देखेंगे भी। तो S2 S1 आप ऐसे सोचो कि लाइट रे यहां से जाके इंटरफियर हो रही है, और ये D1 इस D से बहुत बड़ा है, तो ये लाइट रे जो ऐसे जा रही हैं ये नियर अबाउट पैरेलल होंगी, तो यहां पे भी आप परपेंडिकुलर ड्रॉप कर सकते हो इसी तरीके से, और इसके सारी कहानी यहां पर भी वही कर सकते हो जो आपने इधर किया था। क्या यहां पे भी आप यही बोल सकते हो कि यहां से आप परपेंडिकुलर एक ड्रॉप कर सकते हो, है ना, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर सकते हो, और ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे इसका जो डेल्टा और इसके मिड पॉइंट से, इसके मिड पॉइंट से ज्वाइन करने वाला, इसके मिड पॉइंट से ज्वाइन करने वाला, उस पे भी ये परपेंडिकुलर होगा, शायद सब लोग समझ गए होंगे। और इसको आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, अब जिनको समझ में आ गया होगा, जैसा पार्ट डिफरेंस इधर लिखा वैसे इधर लिख सकते हैं। कुछ ऐसा सोच सकते थे, ठीक है। तो अगर ये आप थीटा लेते, जैसे यहां करते हैं, ये आप थीटा लेते तो ये भी थीटा होता, है ना, और ये अपना वही डेल्टा, ये x होता। इसको आप लिख सकते थे क्या, d साइन थीटा या d टैन थीटा। ये आपको d दिया गया था, ये d1 दिया गया था, ये आपको d1 दिया गया था। तो आप इस छोटे वाले ट्रायंगल से d1 भी लिख सकते थे या नहीं, बताइए। तो इसको आप क्या लिखते, इसको आप लिखते dy बाई डी। इसको आप क्या लिखते यहां पे, इसको आप लिखते SS2 माइनस S1, SS2 माइनस SS1 क्या लिखते d y1, y की जगह लिखते y1 बाई d1। ये सबको समझ में आया। प्लस इसको क्या लिखते, ये तो आपको रटा हुआ है dy बाई डी। तो ऐसे सिचुएशन में जब हमारा सोर्स सिमेट्रिकल ना हो, आप ये कर सकते हैं। अरे ये तब का लिखा है यार जब सोर्स सिमेट्रिकल थे, जब सोर्स सिमेट्रिकल थे तब लिख रहा होगा, है ना, जब आपको समझा रहा था सोर्स सिमेट्रिकल है तब आप जो है बता रहा था। अब तो क्लियर है सभी को। तो इस तरीके से आप डेल्टा एक्स इस केस का लिख लोगे। अब तो आप राजा हो, है ना, अब तो राजा हो, कुछ भी कर दोगे आप। तो यहां पे डी वाई वन बाई डी प्लस डी वाई बाई डी, ये डेल्टा एक्स आ गया, ठीक है, ठीक है। तो यहां से ये क्लियर है। अब इसी में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ लूं, पुराने वाले क्वेश्चन को मर्ज करके, वो ये देखो, वो ये कर सकता हूं मैं कि मान लो अब मान लो ये सभी बच्चों को पता है। अच्छा यहां पे सेंट्रल मैक्सिमा बता सकते हो, कंडीशन फॉर सेंट्रल मैक्सिमा तो बता ही सकते हो। यहां पे एक स्लिट भी लगा दिया, यहां पे एक स्लिट भी लगा दिया,
ठीक है, अब आपको बताना है कि अब जो है ये देखा गया कि इसका स्लिट भी लगा हुआ है, ठीक है, स्लिट का थिकनेस है टी और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू, ये एयर ही है, ये भी एयर ही है, ठीक है। अब ये पूछा जा रहा है कि बताओ कि हम इसको कितना ऊपर उठाएं जिससे कि हमें सेंट्रल मैक्सिमा सेंटर ऑफ द स्क्रीन पे ही मिले। सेंट्रल मैक्सिमा हमें ये देखा गया, पूछा जा रहा है, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है ना, बढ़िया, कि सेंट्रल मैक्सिमा सेंटर ऑफ द स्क्रीन पे ही मिले, तो इसके लिए y1 कितना होगा, बाकी तो आप देख ही रहे हो। सोर्स S1 is shifted to y1, ठीक है, डिस्टेंस, so that central maxima at O, center of screen, central maxima at the center of screen O, ठीक है। तो ऐसा करने के लिए हमें इसे कितना उठाना होगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ y1, तो हमें y1 की वैल्यू बतानी है, जल्दी बता दो बच्चों। बाकी लैम्डा ले लीजिएगा, वेवलेंथ ऑफ लाइट है ना, वेवलेंथ ऑफ लाइट, यंग तो काफी पीछे छूट गया, ठीक है, यंग तो काफी पीछे छूट गया, उसने तो, उसमें जो कुराफात हो रही है वो हो रहा है। बिल्कुल, अब यहां पे सभी बच्चे समझ सकते हैं कि जब ये सोर्स यहां पे रहा होगा, ध्यान दो जरा, जब ये सोर्स यहां पे रहा होगा तो सेंट्रल मैक्सिमा इधर स्लिट लगाया था तो शिफ्टिंग हुई थी, याद है, ठीक है, सेंट्रल मैक्सिमा की शिफ्टिंग स्लिट के साइड हुई थी। हमने अगर सोर्स को भी उठा दिया तो सेंट्रल मैक्सिमा फिर इधर आ गया, इसका मतलब समझ रहे हो सभी लोग। तो आप क्या कर सकते हो कि यहां पर फिर से वही करो, है ना, ये S1 था और ये अपना O है, तो पाथ डिफरेंस को जीरो करने वाले हो और सेंट्रल मैक्सिमा फॉर सेंट्रल मैक्सिमा, मान लो आपको नहीं रटा है कुछ, तो सेंट्रल मैक्सिमा पाथ डिफरेंस 0, ये तो नहीं भूलोगे ना, तो आप क्या लिखोगे, यहां से पाथ डिफरेंस SS2 प्लस S2O माइनस SS1, और यहां आ जाओ, यहां तुम्हें ध्यान रखना होगा, यहां तुम्हें ध्यान रखना होगा बेसिक से, अगर आपको कोई फॉर्मूला याद नहीं है, अगर किसी बच्चे को शिफ्टिंग वाला फॉर्मूला याद है तो शिफ्टिंग वाले फॉर्मूले को सीधे इसके बराबर कर देगा, d1y बाई स्मॉल dy1 बाई d1, है ना, उसके बराबर डायरेक्ट कर देगा, उसको मिल जाएगा, थोड़ा वो जल्दी कर लेगा अगर उसको रटा हुआ है शिफ्टिंग कि स्लिट लगाने से कितना ऊपर शिफ्ट कर गया था सेंट्रल मैक्सिमा। अगर किसी को रिजल्ट याद है तो वो उसको सीधे वो इस पाथ डिफरेंस के बराबर कर देगा, खत्म है, ठीक है। लेकिन मान लो नहीं आपको याद है तो फंडामेंटली आप ये तो कर सकते हो, SS1, अब यहां बताओ कि ये कितना एयर में है, S1O यही तो लिखते हो, माइनस T, और जो T डिस्टेंस मीडियम में है उतना उसका ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस एयर में कितना, म्यू T, हो गया, इतना तो याद रहेगा सभी को। चलिए, तो यहां से अपने पास क्या हो जाएगा, सेंट्रल मैक्सिमा पाथ डिफरेंस 0, इसी को हम क्या कर देंगे, 0 कर देंगे, तो 0 कर दोगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, देखो SS2 प्लस S2O माइनस, अब यहां से जब करोगे तो ये तो आप लोगों को पता है SS1 प्लस S1O, है ना,
और ये म्यू माइनस 1t हो जाएगा। हाँ, इसके साथ ये ले लो, अभी एक S1 और प्लस यहां पे क्या लिख सकते हो, S1O प्लस म्यू माइनस 1t, यही तो होगा। अब इसको एक साथ करो, SS1 और SS2 को एक साथ लो, तो SS2 माइनस SS1 को एक साथ लिया, प्लस S2O माइनस S1O को एक साथ लिया, प्लस, अच्छा ये माइनस प्लस का माइनस हो जाएगा ना फिर, फिर माइनस म्यू माइनस 1t ये आ जाएगा, इसको जीरो कर दिया। अब आप जीरो कर दोगे तो इसे तो लिखना आ गया, SS2 माइनस SS1 को लिख सकते हो dy1 बाई d1, और SS2 माइनस SS1 माइनस SS1 यहां के लिए जीरो है बच्चों, यहां के लिए S1O इज इक्वल टू S2O है एट फॉर O, दिख ही रहा होगा सभी को, है ना। ये टर्म आपका इक्वल है, S1O और S2O इक्वल है, तो ये हो जाएगा जीरो। ठीक है, तो बस आपको मिल गया यहां से माइनस म्यू माइनस 1t इक्वल टू जीरो। तो कितना उठाओगे, y1 अपने पास आ जाएगा, y1 अपने पास आ जाएगा d1 बाई d d1 बाई d म्यू माइनस 1t, तो ये रिजल्ट आएगा d1 बाई d म्यू माइनस 1t। क्लियर है, ये क्लियर है भाई। S2O S1 जीरो, तो जो भी आपकी शिफ्टिंग होगी वो इतनी होगी d1 बाई d अपॉन में म्यू, d1 पे डिपेंड करेगा, इसके इस पे डिपेंड नहीं करेगा आगे। रक्षा, ओके भाई, थैंक यू रक्षा, आपको ऐसा लगता है, आपको कॉन्फिडेंस मिल रहा है, बहुत बढ़िया। चले भाई आगे बढ़े, आगे बढ़े। मोहित भाई अभी टाइम की कमी है, नहीं तो आपको मीटर और खींचता, कोई टेंशन मत लो। जहर जितना पियोगे उतना आगे बढ़ोगे, जहर जानना जरूरी है। चलिए आगे बढ़े भाई। हाँ, अभी सोनू भाई का फरमाइश पूरा नहीं हुआ, डी के रिस्पेक्ट में नेग्लेक्ट ना हो ऐसा केस आ सकता है? नहीं, ऐसा केस नहीं आएगा YDSC के लिए भाई, टेंशन मत लीजिए। चलो तो आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट अपने पास दूसरी फरमाइश, हाँ सोनू भाई वाली फरमाइश पूरी कर दें भाई, नहीं तो गुस्सा हो जाएंगे वो। 2 बार उन्होंने मैसेज कर दिया कि सर मैं उनका फरमाइश लेता हूं तो मुझे कुछ और याद आने लगता है, तो पहले उनकी फरमाइश पूरी करें। तो उन्होंने कहा था कि सर अगर किसी एंगल पे आ जाए, बिल्कुल सही बात है, अब एंगल पे आ जाए, एक तो मैंने आपको करके दिखा दिया एंगल पे, सोर्स फाइनाइट पे हो और लाइट रे एंगल पे है। दूसरा एक आपके पास ऐसा भी हो सकता है, थोड़ा और वेरिएशन, वो ये हो सकता है कि लाइट रे इंफिनिटी से ही आ रही हैं बट किसी एंगल पे आ रही हैं, लाइट रे अपनी किसी इंफिनिटी से आ रही हैं बट किसी एंगल पे आ रही हैं। इंफिनिटी से आ रही हैं तो लाइट पैरेलल होंगी, ये तो समझ ही रहे हो। इंफिनिटी से आ रही हैं और पैरेलल हैं, ठीक है। और मान लो अब ये कहीं जाके इंटरफियर करेंगी, कहीं जाके मान लो ये इंटरफियर कर रही हैं,
तो लाइट रे दोनों स्लिट से निकल के कहीं पे इंटरफियर कर रही है। ठीक है, अब ये देखो कि ये अपने पास है अल्फा, ये एंगल अलग अलग है। ठीक है, ये एंगल आपको दिया होगा कुछ अल्फा या फाई, जो भी ले लो, मान लो ये फाई है, और ये एंगल जो है थीटा है, ये एंगल अपना थीटा है। ठीक है, तो लाइट रे किसी पैरेलल तो है लेकिन इंफिनिटी से आ रही है, बट किसी थीटा पे स्लिट को इंटर करा रही है, S1 और ये S2। तो क्या आप नहीं लिख सकते कौन सी बड़ी चीज है, कौन सी बड़ी चीज है? आप बताओ क्या करने वाले हो तुम लोग? थोड़ा जो है ना अपना भी दिमाग चलाओ, बहुत बच्चे कर सकते हैं। जरा लिख के दिखाओ मुझे इसका पार्ट डिफरेंस, मुझे इसका पार्ट डिफरेंस लिख के दिखाओ जल्दी। लाइट रे इधर आ रही है, कहीं पी पॉइंट पे इंटरफियर कर आ रही है, यहां पे मान लो पी पॉइंट पे कहीं इंटरफियर हो रहा है। ठीक है, तो बताओ मुझे जल्दी से कि क्या होगा इसका आंसर पार्ट डिफरेंस का। पार्ट डिफरेंस का आंसर बताओ। डी स्टैंडर्ड नोटेशन ले लेना, ये डी है, ये डी है। ठीक है, चलिए तो अब यहां से क्या हो जाएगा, इसके लिए यहां पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर सकते हो, इतना समझ में आ गया होगा सभी को। तो इसका वेव फ्रंट अगर यहां रहा होगा, ध्यान दीजिएगा, यहां पे क्या होगा, इसका वेव फ्रंट अगर यहां पर है तो इसका वेव फ्रंट यहां पहुंच चुका है, तो ये अभी लैग कर रहा है, समझ रहे हैं। और फिर यहां देखिए, इसके लिए आप क्या बोल सकते हो, इसका अपना होगा। तो एक तरफ आप एक बात देख पा रहे हो कि अभी इस तरफ स्लिट के इधर कौन लीड कर रहा है, स्लिट के इधर इसका वेव फ्रंट यहां पर है, तो अभी इसका वेव फ्रंट यहीं पर है, देख पा रहे हो। तो एक बार इस तरफ कौन लीडिंग है, योर रे 2 इज लीडिंग एंड योर रे 1 इज लैगिंग, है ना। और इस तरफ अगर आते हो, ये लीडिंग है, ये लैगिंग है। और जब आप इधर आते हो तो इधर में भी क्या है, ये लीडिंग है, ये लैगिंग है। तो दोनों तरफ आप देखो कि अपने पास क्या हो रहा है कि ये अभी यहां पर है तो इसका ये आगे हो चुका है, और इधर भी ये आगे ही है, तो दोनों में रे 2 अपना लीडिंग है। ठीक है, चलो तो यहां पर अब आप क्या लिख सकते हो, इसको डेल्टा x1 बोल लो, इसको आप डेल्टा x1 बोल लो, इसको डेल्टा x2 बोल लो, या डेल्टा x डैश बोल रहे हो, और इसको आप डेल्टा x बोल लो। तो दोनों आप इजीली लिख सकते हो, दोनों आप इजीली लिख सकते हो। इसके लिए आप dy बाई डी नहीं लिखेंगे, इसमें थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा कि डेल्टा x डैश जो आप लिखेंगे वो तो ये लिखोगे क्या d, और अगर ये अपने पास फाई है तो सभी को पता है कि ये भी क्या होगा, फाई होगा, है ना। तो ये अगर फाई है तो ये भी अपने पास फाई होगा, परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहे हो, इस पे भी परपेंडिकुलर होगा ये, तो फिर वही 90 इस ट्रायंगल से ये 90 है ना, तो वहां से आप देख पाओगे तो ये फाई होगा। तो इसके लिए डेल्टा एक्स डैश लिखा जा सकता है डी साइन फाई, और डेल्टा एक्स क्या लिखोगे, डी साइन थीटा, है ना। और ये बहुत बड़ा है तो आप इसको डी टैन थीटा या फिर डी वाई बाई डी भी लिख सकते हो आगे के लिए, इसे कुछ नहीं लिख सकते, है ना। तो यहां पर अपने पास डेल्टा एक्स जो होगा
फाइनली अब इसमें कौन बड़ा है उसके अकॉर्डिंग सब्ट्रैक्ट होगा कि ऐड होगा, सब्ट्रैक्ट होगा कि ऐड होगा, ये देखिए जरा पहले। बोलिए भाई, सब्ट्रैक्ट होगा कि ऐड होगा, पार्ट डिफरेंस क्या होगा? एक बार ये लैगिंग कर रहा था और दूसरी बार S2 लैगिंग कर रहा है ना, इसका वेव फ्रंट, ये वेव फ्रंट यहां पर है, इसके परपेंडिकुलर आपने ड्रॉप किया तो ये वेव फ्रंट अब यहां पर है, तो इसने एक्स्ट्रा पाथ चला होगा ना, कुछ एक्स्ट्रा पाथ चला होगा। ठीक है, बिल्कुल। माइनस ऐड क्यों करोगे, यही चीज समझना है, ऐड क्यों करोगे? एक तरफ ये लैगिंग है, दूसरी तरफ ये लीडिंग है। आप देखो ना, जब ये यहां पर है तो ये यहां पे ऑटोमेटिकली यहां से चलेगा, इसके लिए इसको इतनी दूरी तय करनी पड़ेगी, इसको इतनी दूरी तय करनी पड़ेगी। तो इधर ये लैगिंग है, इधर ये लीडिंग है, रे टू इधर लीडिंग है, रे टू इधर लैगिंग है। लैगिंग कैसे है समझ पा रहे हैं सभी लोग? ठीक है ना? तो यहां पर ये जब ये यहां पर है तो ये एक तरीके से इसका वेव फ्रंट दोनों पास में कब आएंगे, ये यहीं से शुरू होगा, इसको यहां से यहां पहुंचना होगा ना तब तक, तो ये इतना पार्ट कवर करेगा, तो आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। अब आपको नहीं पता कौन बड़ा है तो आप मॉड ले लेंगे, डेल्टा एक्स नेट के लिए आपको वैल्यू दी जाएगी, मैं मॉड लिख रहा हूं, तो डेल्टा एक्स माइनस डेल्टा एक्स डैश मॉड। ठीक है, मॉड ले लीजिएगा, जो बड़ा है उससे जो है माइनस करिएगा, जो बड़ा है उससे माइनस करिएगा, तो आपके पास हो जाएगा डी साइन थीटा माइनस साइन फाइव। इसको आप ये भी लिख सकते हैं डी वाई बाई डी माइनस डी साइन फाइव। ये अपने पास पार्ट डिफरेंस होगा, और पार्ट डिफरेंस पता है तो डेल्टा एक्स नेट को अगर आप एन लैम्डा लिखेंगे तो कंस्ट्रक्टिव के लिए चीजें मिलने लगेगी। और डेल्टा एक्स नेट जो है आपका 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2 लिखेंगे तो आपको डिस्ट्रक्टिव के मिल जाएंगे। तो आगे तो बड़ी बात नहीं है, मेन पार्ट डिफरेंस लिखना बड़ी बात है। ठीक है, ठीक है, चलिए, तो इस तरीके के क्वेश्चंस में आप ये कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अलग टाइप का एक क्वेश्चन, जिसमें केस व्हेन slits are when screen is perpendicular to slit। अभी स्क्रीन और स्लिट पैरेलल थे, तो ऐसे केसेस में आपको क्या ध्यान रखना पड़ेगा वो देखिए। स्लिट्स आर परपेंडिकुलर टू स्लिट्स, मतलब अभी तो आप देख रहे थे ये था, आपने इधर स्लिट कट किया था और ये स्क्रीन था, है ना, तो ये दोनों के प्लेन पैरेलल थे। अब क्या है कि जो स्लिट्स हैं वो स्क्रीन के परपेंडिकुलर है, स्क्रीन के परपेंडिकुलर है, मतलब कुछ ऐसा कि स्लिट्स अपने यहां पर होंगे, स्क्रीन अपना यहां पर होगा इसके परपेंडिकुलर। तो ये स्लिट है अपना S1, ये है मान लो S2। ठीक है, अब देखिएगा इसके क्वेश्चंस में कहां लोग लैग करते हैं वो देखिए। ये स्क्रीन है, मान लीजिए इसका जो सेपरेशन है
डी है, डी ले रहे हैं। और ये जो सेपरेशन है स्लिट और स्क्रीन के बीच का, तो डी बहुत बड़ा है, तो इसको हम कैपिटल डी को या तो S1 से लें, S2 से लें, या उनके मिड पॉइंट से लें, है ना, क्योंकि D इज मच मच ग्रेटर देन D है, D इज मच मच ग्रेटर देन D है। क्लियर है? अब देखो यहां से कि S1 S2 और ये सेंटर है इनका। अब यहां पे तुम्हें क्या ध्यान रखना है वो समझो। यहां पाथ डिफरेंस क्या होगा, मान लेते हैं कि यहां से लाइट रे निकली और कहीं यहां पे इंटरफियर कर रही है, ये P पॉइंट पे कहीं पे इंटरफियर हो रहा है, तो यहां वो सब फॉर्मूला नहीं लगाएंगे जो डी साइन स्टैंडर्ड YDSC का फॉर्मूला कुछ नहीं लगेगा। अप्रोच देखिए, अगर ये दोनों जो है किसी लार्ज डिस्टेंस पे जाके इंटरफियर कर रही हैं, तो ये और या सेंटर ऑफ स्क्रीन या इसका जो सेंटर ऑफ स्क्रीन है ये पैरेलल ट्रीट होंगे भाई। तो अगर ये पैरेलल ट्रीट होंगे तो ये थीटा अगर है तो बट ऑब्वियस सी बात है ये भी थीटा होगा। और यहां पे हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करें तो यहां का पार्ट डिफरेंस कुछ अलग निकल के आएगा। यहां का पार्ट डिफरेंस आपको S1 S2 ये A ले लीजिए, तो ये जो पार्ट डिफरेंस होगा, बाकी तो ये सब पैरेलल होंगे यहां के बाद, है ना। तो ये जो डेल्टा एक्स है ये आप इस ट्रायंगल से देख सकते हैं क्या होगा, ये 90 डिग्री है। तो इन ट्रायंगल S1 S2A है ना, आप क्या लिख सकते हो, cos थीटा इज इक्वल टू S1A अपॉन में D। तो S1A अब देखिए उल्टा आ रहा है, D cos थीटा, S1A आ रहा है D cos थीटा, और इससे चीजें भारी बदलाव होगा क्या। अब आप देखिए कि यहां पर वहां D sin थीटा आता था, तो सेंटर ऑफ द स्क्रीन पे जब डेल्टा एक्स अपना 0 होगा, है ना, डेल्टा एक्स सेंटर ऑफ द स्क्रीन पे जब आपका 0 होता था तो आप बोलते थे कि सर वो सेंट्रल मैक्सिमा की बात होती थी। अब यहां पे कंडीशन अलग है, जो पार्ट डिफरेंस है दैट इज डेल्टा एक्स, इस केस में आपको मिलेगा D cos थीटा, और cos थीटा को इज नॉट इक्वल टू sin थीटा। चीजें बिल्कुल बदल गई, अप्रोच बिल्कुल बदल जाएगा, ठीक है। तो D cos थीटा इज नॉट इक्वल टू D tan थीटा इक्वल टू dy बाई डी, ऐसा नहीं कर सकते आप, ठीक है। क्या करेंगे फिर, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये थीटा है तो ये थीटा है, तो हमारा जो y है कहीं पे यहां पर हमारा इंटरफेरेंस हो रहा होगा। तो यहां पे जो भी हमारा इंटरफेरेंस हमने लिया है ये सेंटर ऑफ द स्क्रीन है, इसको आप O ले रहे हो, सेंटर ऑफ द स्क्रीन। ठीक है, तो यहां आप नहीं बोल सकते कि सेंटर ऑफ द स्क्रीन पे सेंट्रल मैक्सिमा ही मिलेगा। मेरा ये आपसे कहना है कि यहां यू नेवर से दैट कि एट द पॉइंट O वी ऑलवेज गेट ए सेंट्रल मैक्सिमा, नहीं दे सकते, नहीं बोल सकते, आप नहीं बोल सकते ना कि यहां पे पार्ट डिफरेंस कुछ ना कुछ तो होगा। जैसे कि अब आप देखिए इसी में एक वैल्यू लें तो आपको और ज्यादा समझ में आएगा। लेट इफ आपको D मैं दे रहा हूं, इफ D इक्वल टू 4 लैम्डा, ये मान लो गिवन है, मान लो ये गिवन है, मैंने क्वेश्चन बनाना शुरू किया, तो आपसे बोला जाए फाइंड y फॉर मैक्सिमा, फाइंड y फॉर मैक्सिमा, ठीक है। चलिए ये तो एक क्वेश्चन बना दिया मैंने इसी में, लेकिन थोड़ा इसकी एनालिसिस करें, जनरल एनालिसिस करें। तो जनरल एनालिसिस अगर कर रहे हैं तो फॉर पार्ट डिफरेंस तो हम लोग निकाल चुके हैं, तो फॉर मैक्सिमा अगर बात करें, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एन लैम्डा, मैंने आपको ऑर्डर लिखना भी सिखाया था, D cos थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा, यही है ना भाई। यहां जो ऑर्डर आ रहा है देखो आप, D बाई लैम्डा कॉस थीटा आ रहा है, जबकि वहां पे आता था D बाई लैम्डा साइन थीटा, वहां पे आता था ऑर्डर D बाई लैम्डा साइन थीटा,
और साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती थी? साइन थीटा जब 1 होता था, साइन थीटा जब अपना 1 होता था तो आप बोलते थे कि सर वो मैक्सिमम ऑर्डर हमें स्क्रीन पे दिखेगा, और वहां से आप d बाई लैम्डा उसका मैक्सिमम ऑर्डर था। ठीक है, जब थीटा क्या होता था? π/2। तो जब थीटा π/2 होता था तो वो मैक्सिमम ऑर्डर होता था, स्टैंडर्ड हम जो बात कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन यहां पर मैक्सिमम ऑर्डर क्या होगा? फॉर मैक्सिमम ऑर्डर देखिए, फॉर n मैक्स थीटा विल बी 0, थीटा विल बी 0, मतलब सेंटर ऑफ द स्क्रीन पे मैक्सिमम ऑर्डर का मैक्सिमा मिलेगा भाई, मैक्सिमम ऑर्डर का मैक्सिमा मिलेगा, जीरो ऑर्डर का नहीं मिलेगा। दैट इज द ट्विस्ट। तो यहां पर आपको n मैक्स जो होगा, इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं, इसको हटा देते हैं, यहां से अलग जगह कर लेंगे। ठीक है, तो फॉर n मैक्स आपको क्या दिख रहा है? थीटा 0। तो मैक्सिमम ऑर्डर क्या हो गया? कितने मैक्सिमम ऑर्डर का मैक्सिमा मिलेगा? थीटा 0 डिग्री होगा। तो n मैक्स जो होगा वो होगा d बाई लैम्डा। n मैक्स जो होगा वो अपने पास होगा d बाई लैम्डा। ठीक है, तो n मैक्स अपने पास हो जाएगा d बाई लैम्डा। ये पहले क्लियर है सभी को? अब वो कितने ऑर्डर का होगा, वो कितने ऑर्डर का होगा वो आपको दिया जाएगा। जैसे मैंने वही एग्जांपल दिया था, मान लो एग्जांपल एक लें, इफ d आपको लैम्डा के फॉर्म में दिया जा रहा है 4 लैम्डा, d इज योर 4 लैम्डा, तो n मैक्स यहां पे क्या होगा? लेकिन इतना पता है कि इससे कि ये 0 पे है, थीटा 0 पे है, तो थीटा 0 करोगे तो O पे आएगा, दैट इज एट O, एट O, है ना। मैक्सिमम ऑर्डर होगा एट O, दैट इज एट सेंटर ऑफ द स्क्रीन, एट द सेंटर ऑफ द स्क्रीन। तो सेंटर ऑफ स्क्रीन पे हमें मैक्सिमम ऑर्डर का मैक्सिमा मिलेगा। इसके ऊपर चलोगे या इसके नीचे चलोगे तो ऑर्डर्स कम होते जाएंगे। ठीक है, ऑर्डर जो है आपके कम होते जाएंगे। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं कि इफ d इक्वल टू 4 लैम्डा, तो n मैक्स हो गया 4th ऑर्डर मैक्सिमा। मैक्सिमा एट O। ठीक है, O पे 4th ऑर्डर होगा, तो आगे क्या होगा बच्चों? आगे क्या होगा? आगे जो है हमारा ऑर्डर बढ़ेगा या घटेगा? यहां पे ही आप देख पा रहे हो कि एट 0 डिग्री पे मैक्स हुआ है, तो ऑब्वियसली घटेगा। या आप ऐसे भी सोच सकते हो कि जैसे जैसे कोसाइन फंक्शन है, तो कोसाइन फंक्शन में सभी बच्चों को पता है कि 0 से π/2 में इट इज ए डिक्रीजिंग फंक्शन। तो 0 से π/2 में अपना डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो 0 पे जो मैक्सिमा आएगा उसके बाद जो ऑर्डर आएगा उसके बाद ऑर्डर्स को घटना ही होगा। और π/2 पे π/2 कर दोगे तो सेंट्रल मैक्सिमा कहां मिलेगा तुम्हें? सेंट्रल मैक्सिमा के लिए क्या करोगे? और सेंट्रल मैक्सिमा, और सेंट्रल मैक्सिमा आप यही तो करते हो, डेल्टा x 0। तो डेल्टा x जब 0 करोगे, देखो n इक्वल टू 0 करो n लैम्डा में, तो सेंट्रल मैक्सिमा मिलता है। डेल्टा x को 0 करेंगे आप, तो इसका मतलब cos थीटा 0, इसका मतलब थीटा π/2, थीटा π/2, मतलब ये पूरा ऐसे पैरेलल हो जाएंगे, ऐसे जाएंगे इस तरीके से, स्क्रीन पे मिलेंगे नहीं, इंफिनिटी पे मिलेंगे। ठीक है, बोलो। तो अपने पास ये इस तरीके से थीटा है, धीरे 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 जो है अपने पास क्या हो जाएगा? ये इंफिनिटी। तो इंफिनिटी पे जाके मतलब आपने ये समझा कि यहां मैक्सिमम ऑर्डर सेंटर पे मिलेगा ऐसे सिचुएशन में, उसके बाद घटता जाएगा। तो इसका मतलब जैसे ये एक एग्जांपल दिया है मैंने कि 4th ऑर्डर मैक्सिमा होगा, तो बाकी स्क्रीन पे क्या मिलने वाला है? स्क्रीन पे आपको मिलने वाला है 3rd ऑर्डर, 2nd ऑर्डर और 1st ऑर्डर, यही स्क्रीन पे दिखेगा, है ना।
तो स्क्रीन पे आपके पास इधर हो जाएंगे फोर्थ और फिर थर्ड, सेकेंड, फर्स्ट और इतना ही ऐसे ही नीचे। तो टोटल कितने ऑर्डर्स, कितने फ्रिंजेस मिलेंगी वो आप समझ सकते हो। ठीक है, तो यहां पे फोर्थ ऑर्डर एट हो, फिर फाइनली व्हेन थीटा इंक्रीजेस, आप यहां से बता सकते हो। शायद सारी एनालिसिस में सभी को क्लियर हो गया कि ऐसे क्वेश्चन में आपको सबसे पहला काम होगा कि आप सेंटर ऑफ द स्क्रीन पे मैक्सिमा चेक करो, उसके बाद चीजें बदलने लगेगी। जैसे इसी क्वेश्चन को एक्सटेंड करें, हम y की वैल्यू चाहते हैं अदर मैक्सिमा के लिए। ठीक है, तो व्हेन थीटा इंक्रीजेस, थर्ड ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर एंड फर्स्ट ऑर्डर, जीरो ऑर्डर तो इंफिनिटी पे मिलेगा। ऑन द स्क्रीन above O, same as below O, same pattern as below O. ठीक है, सेम पैटर्न एट बिलो। ठीक है, तो अब यहां से अब तो सभी लोग निकाल लेंगे कोई भी चीज। ठीक है, यहां पे पार्ट डिफरेंस जो कॉस थीटा है, कॉस थीटा इस ट्रायंगल से निकाल सकते हो बच्चों। कितना हो जाएगा डी वाई, तो कॉस थीटा कितना हो जाएगा, ये अंडर रूट ले लो। ठीक है, इसे आप कुछ सी ले लो, तो सीपीओ ट्रायंगल से देखिए आप वाई निकालने जा रहे हैं सभी के लिए। तो डेल्टा एक्स जो आपने जो बोला डी कॉस थीटा है ना, तो इस डी कॉस थीटा को और हम क्या लिख सकते हैं, डी कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा को हम लोग यहां से लिख सकते हैं डी वाई, है ना। तो ये अपने पास हो जाएगा कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कैपिटल डी अपॉन में अंडर रूट डी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये लिख सकते हैं भाई, बोलो ये लिख सकते हैं। देख लो यहां से ये लिख सकते हो ना, कॉस थीटा इस ट्रायंगल से, सीपीओ ट्रायंगल से, ये डी है ये वाई है, तो डी बाई दिस पाइथागोरस से। ठीक है, क्लियर हो गया सभी को। तो यहां से अब एक एजम्पशन भी आपको करना पड़ेगा, वो आप बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हो, क्योंकि अगर यहां पे डी कॉमन ले लेते हो तो 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर की पावर 1/2, तो ये कैंसिल हुआ। तो डेल्टा एक्स इस केस में आप वाई के टर्म्स में लिखना चाहो तो ये ऊपर ले जाओ। ये सब अगर आप पहले से नहीं किए रहोगे तो कोई यहाँ पे मैं हूं आप हो, ये सब एग्जाम हॉल में अचानक थोड़े चमकेगा, उतना टाइम नहीं होता। तो डी 1, इसीलिए तो इतने वेरिएशन सारे कराए जा रहे हैं। लेकिन दुख की बात है, दुख की बात ये, मुद्दे पे आता हूं, दुख की बात ये है, मुझे आपका मार्क्स मैंने देखा आपके बैच का, दिनों दिन जेई मेंस का मार्क्स घटता जा रहा है, वो बहुत चैलेंजिंग है। आपका अभी जो भी जेई मेंस का अभी एग्जाम हुआ था, इस जेई मेंस के एग्जाम में बताओ कि आपको जो पेपर आया था, आपको ऐसी क्या चीज नहीं कराई गई थी, लेकिन आपका ग्राफ जो हाईएस्ट, मैं लोएस्ट की तो बात ही नहीं कर रहा हूं, जो टॉप हाईएस्ट लोग हैं उनका भी ग्राफ ऐसे गिर रहा है। ठीक है, उनको जो है ये 300 नंबर में अब भारी पड़ रहे हैं, लाले पड़ रहे हैं। 180 हाईएस्ट जा रहा है ना, 180 मुश्किल से हाईएस्ट जा रहा है, 160 इसमें लोग डोल रहे हैं। टोटल में फिजिक्स में मुझे लगता है हाईएस्ट जो है 70 80 पे डोल रहे हैं लोग, 70 पे डोल रहे हैं, 75 पे डोल रहे हैं, और बाकी का तो भारी गिरावट है। ऐसा क्यों हो रहा है भाई? ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है बताइए, आपको क्या नहीं करा है? यही आप अपने पैरेलल बैच में देखिए, आप अपने पैरेलल बैच में देखिए, बच्चे जो है 240 लेके आ रहे हैं, 247 लेके आ रहे हैं।
यहीं पे जो है हाईएस्ट जा रहा है दूसरे जगह पे 247। और मैं आपको बता चुका हूं कि 180 से क्या होने वाला है आपका, एटलीस्ट आप 225 230 नहीं लेके आएंगे तो आपको एक ठीक ठाक एनआईटी का और कंप्यूटर साइंस का सपना भी छोड़ देना चाहिए। ठीक है, तो बच्चों थोड़ा सा देखिए, इसमें दिक्कत होती है टीचर को। टीचर भी पैरेलल बहुत मेहनत करता है, बट उसके बैच के बच्चों का भारी गिरावट दिख रहा है, पहले नहीं था। तो इस पे आप लोग ध्यान दीजिए थोड़ा। जेई मेंस में ये नहीं होना चाहिए भाई। क्या हो रहा है ऐसा जो आप लोग को नहीं कराया जा रहा है? सब कुछ तो कराया जा रहा है, बट आप लोग बहुत भारी गिरावट दे रहे हो। डिफरेंस बहुत क्रिएट हो रहा है, डिफरेंस बहुत ज्यादा क्रिएट हो रहा है भाई, ये सही नहीं है ना। मैं भी चाहता हूं कि मेरे बैच से जो है लोग जो है सेलेक्ट हो, बढ़िया नंबर लेके आए। फिजिक्स में इतनी मेहनत हो रही है, आप लोग कुछ तो करिए भाई, अपने लिए करिए। तो डेल्टा एक्स अपने पास हो जाएगा ये d1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2d। तो आप इसको लिख सकते हो। ठीक है, अब आपसे पूछा जा रहा था कि पोजीशंस, तो पोजीशन बता सकते हो फॉर थर्ड मैक्सिमा। फॉर थर्ड मैक्सिमा डेल्टा एक्स इक्वल टू क्या लिखोगे? 3 लैम्डा, एन लैम्डा होता है, और डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी है? d1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2d स्क्वायर, है ना, इक्वल टू 3 लैम्डा। और d आपको कितना दिया हुआ था? 4 लैम्डा। तो आप इसकी वैल्यू यहां पुट करो, तो 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2d स्क्वायर इक्वल टू 3 लैम्डा अपॉन में d, जो कि हो जाएगा 3/4। d की वैल्यू आपने यहां पुट कर दी, तो आपने थर्ड की पोजीशन निकाल दी, है ना। थर्ड की y आपने थर्ड का निकाल दिया, कितना हो जाएगा? 1 माइनस 3/4 इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन 2d स्क्वायर। तो यहां से अपने पास आ जाएगा 1/4 इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन 2d स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो y कितना आ जाएगा? y स्क्वायर हो जाएगा d स्क्वायर अपॉन में 2। तो y कितना हो जाएगा? पोजीशन फॉर थर्ड मैक्सिमा इट इज d/√2। पोजीशन फॉर थर्ड मैक्सिमा फ्रॉम सेंटर ऑफ स्क्रीन, पोजीशन ऑफ थर्ड मैक्सिमा। तो इस तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं, और ऑब्वियसली वो प्लस माइनस भी बोल सकते हैं। जितना सेंटर ऑफ स्क्रीन से ऊपर होगा उतना ही नीचे होगा। क्लियर है? क्लियर है बच्चों? इसी तरीके से पोजीशन ऑफ सेकंड मैक्सिमा भी बता सकते हो। पोजीशन ऑफ सेकंड मैक्सिमा भी बता सकते हो, कर लोगे? पोजीशन ऑफ सेकंड मैक्सिमा के लिए क्या करोगे? यहां 2 लैम्डा कर देना, बाकी वहां से आप निकाल लेना। तो पोजीशन ऑफ सेकंड और फर्स्ट मैक्सिमा आप फाइंड कर लेना। तो इसी तरीके से पोजीशन ऑफ सेकंड एंड फर्स्ट मैक्सिमा ये भी आप फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका होमवर्क है, तो ये भी आप फाइंड कर लीजिएगा। क्लियर है बच्चों? चलो फिर आज इतना ही। तो कल जो है आपका YDSC का लास्ट लेक्चर होगा, उसके बाद पोलराइजेशन और उसके बाद डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन 1 लेक्चर का टॉपिक है और पोलराइजेशन 2 लेक्चर का। तो 3 लेक्चर और कल का 4 लेक्चर। 4 लेक्चर में आपका और मैं लूंगा फॉर वेव ऑप्टिक्स। ठीक है, चलिए क्वेश्चंस अपने एंड से आप प्रैक्टिस करिए। मॉड्यूल जाके स्टार्ट कर दीजिए। मॉड्यूल जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं, मॉड्यूल करना चाहते हैं, जो लोग जो नहीं करना चाहते हैं वो PYQs करिए, है ना, या जेई मेंस लेवल के क्वेश्चंस करिए। जो करना चाहते हैं वो मॉड्यूल अब YDSC के शुरू कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, बस आपसे मैं यही फिर कहूंगा कि आपका मार्क्स बहुत गिर रहा है जेई मेंस में, उसको जो है किसी भी तरीके से दुरुस्त करिए, ग्राफ को ऊपर ले आइए, और कैसे भी कैसे एक कंसिस्टेंसी एग्जाम आने से पहले तक यहां के इंटरनल टेस्ट में एक कंसिस्टेंसी दिखाइए। ठीक है, एटलीस्ट जो है कम से कम, ये बेयर मिनिमम मैं बोल रहा हूं, 220 225 कम से कम इस टारगेट को ले जाइए। और फिजिक्स में यार कम से कम तो करो 75 80। ठीक है, हाईएस्ट जो है कभी 90 पार नहीं हो रहा है फिजिक्स में। फिजिक्स में जो है हाईएस्ट 90 पार भी नहीं हो रहा है, ये गलत बात है ना। कोई तो होगा यहाँ पे अपना खिलाड़ी जो लेके आएगा। ठीक है, बल्ला चलाओ भाई। अब फुटवर्क, केवल फुटवर्क और क्लास दिखाने का टाइम नहीं है। अब धीरे धीरे
बॉल पिच पे आ रही है, बल्ला चलाओ, T20 शुरू होगा। चलो मिलते हैं फिर।